जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? ठीक हो आप सब लोग? जल्दी से कंफर्मेशन दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। अच्छा बेटे, हमने बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट के लिए बेस अपनी रेडी कर ली हुई है। जितनी भी टर्म्स यूज होंगी हम उनसे गो थ्रू हो चुके हुए हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि जनाब मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, जो बेसिकली इस चैप्टर से एग्जामिनर आपसे पूछता है। बेसिकली इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट को कवर अप करना है। तो चलिए हम पहले फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैसे एक्यूमुलेट करते हैं। बेटे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि इसके 3 एलिमेंट्स हैं, आपका मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तीनों एलिमेंट्स को हम एलिमेंट वाइज अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं। कैसे? देखिएगा, अब बेटे जिस तरह इनकम स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट है, उसको बनाने से पहले आप मेन हेडिंग देते हो, फर्स्ट लाइन पे ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखते हो। यहाँ पे भी बेटे हम ऐसा ही करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। फर्स्ट लाइन में आपने ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नेम लिखोगे। सेकेंड लाइन में जो हम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं उसका नाम लिखते हैं, हम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। थर्ड लाइन में स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर द ईयर एंडेड, जो भी स्पेसिफिक आपको फाइनेंशियल ईयर एंड गिवन। अच्छा बेटे, इसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में हम सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। और वो मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? मटेरियल देखो बेटे, हमने जितना यूज करना होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हम उससे ज्यादा परचेज करते हैं, क्योंकि सम टाइम मटेरियल का लॉस भी हो जाता है। हमें अचानक से किसी कस्टमर की तरफ से इमरजेंसी ऑर्डर भी रिसीव हो जाता है, जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। और सम टाइम हमने जब सप्लायर को ऑर्डर दिया हुआ होता है फॉर न्यू यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, वहां से आपकी सप्लाई लेट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जनाब इन इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो मस्ट हैव क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईच टाइप ऑफ इन्वेंट्री। हमारे क्लोजिंग स्टॉक में जितने भी कैटेगरीज हैं आपके आइटम्स के, उनके क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास होने चाहिए। अब हम करते क्या है, जितना हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए या प्रोडक्शन प्रोसेस में जितना मटेरियल यूज करना है उससे ज्यादा हम परचेज करते हैं। लेकिन हम कॉस्ट रॉ मटेरियल की कितनी चार्ज करेंगे? उतनी कॉस्ट चार्ज करेंगे जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन गई, जितना रॉ मटेरियल आपने यूज कर लिया। अब रॉ मटेरियल मैंने कितना यूज किया, ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में? सबसे पहला पॉइंट यही होगा, आपको कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर रॉ मटेरियल यूज्ड। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम पहला प्रोडक्शन एलिमेंट लिखेंगे और रॉ मटेरियल यूज्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जितना रॉ मटेरियल बेटे यूज हो जाता है, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एसेट्स? एक्सपेंसेस और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है? बेटे एसेट्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनके केस में अभी हमें फ्यूचर में बेनिफिट लेना है। जब तक हम उनसे बेनिफिट नहीं लेते वो हमारे एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। और जब हम उनसे बेनिफिट ले लेते हैं, बेनिफिट कैसे लेंगे? अगर वो फिनिश गुड्स है तो बेच के फायदा लेंगे, रॉ मटेरियल है तो उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे और उससे बेनिफिट लेंगे। तो जब ये आइटम्स यूज हो जाते हैं, एसेट्स यूज हो जाते हैं, तो बेटे वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट पढ़ा हुआ है कि नॉन करंट एसेट को हम यूज करते हैं तो उसका उससे जितनी बेनिफिट, जितनी वैल्यू का बेनिफिट हम ले लेते हैं, उतनी वैल्यू को हम डेप्रिशिएट करके इनकम स्टेटमेंट में ले आते हैं। इसी तरह बेटे रॉ मटेरियल का भी हम यही करेंगे। जितना भी रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया उसमें से कितना रॉ मटेरियल यूज हो चुका है, जो रॉ मटेरियल यूज हो चुका वो मेरा एक्सपेंस बन गया है, वो मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में चार्ज करना है। आई हैव टू कैलकुलेट दैट।
अब वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? देखिए, आपको वो क्वेश्चन में बेटे रॉ मटेरियल यूज कितना हुआ है, कंज्यूम कितना हुआ, ये कैलकुलेट करने के लिए रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में देगा। आपने रॉ मटेरियल का जितना भी ओपनिंग स्टॉक होगा ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल, उसमें ऐड कर दोगे जितना आपने रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल की परचेजेस को ऐड कर दोगे और माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जनाब मुझे मालूम हो जाएगा कि मैंने कितना रॉ मटेरियल यूज कर लिया हुआ है। जितना रॉ मटेरियल यूज कर लिया उसकी वैल्यू मैं आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दूंगी। ऑलरेडी मेरे पास 1000 का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, सपोज कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास 1000 का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, 10,000 का मैंने मजीद खरीद लिया, मेरे पास जो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल हुआ फॉर यूजेज वो 11,000 था। अब जनाब मुझे मालूम हुआ ईयर एंड पे के आउट ऑफ 11,000 आई हैव जस्ट 2,000 इन माय स्टॉक। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2000 की थी, भाई 11,000 का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था, 1,000 का ओपनिंग स्टॉक में था, 10,000 हमने और खरीदा। अब मेरे पास सिर्फ 2,000 पड़ा हुआ है, रिमेनिंग 9,000 कहाँ गया? हमने यूज कर लिया। अब वो जो रिमेनिंग 9,000 यूज कर लिया वो एक्सपेंस बन गया जो कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेकर आया। तो जनाब ये जो मैंने आपके सामने बात की यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया कि जितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का उसमें ऐड कर दोगे जितना रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, और जो रॉ मटेरियल की क्लोजिंग स्टॉक है उसको आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास रॉ मटेरियल यूज्ड की वैल्यू आ जाएगी। सेम वही फॉर्मूला वही अप्रोच जो आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग कंसर्न की इनकम स्टेटमेंट में पढ़ के आए हो। सीजीएस कैसे फाइंड आउट करते थे? जो आपका ट्रेडर है वो सिर्फ रेडीमेड आइटम्स में डील करता है, वो फिनिश गुड्स खरीदता है और बेच देता है, आप डायरेक्टली उसकी सीजीएस बना लेते हो। सीजीएस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस जितना फिनिश गुड्स उन्होंने परचेज किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा यहाँ पे एक और बात, ट्रेडर फिनिश गुड्स को परचेज करता है, वहां आपने एक बात सीखी है और वो क्या है कि बेटे फिनिश गुड्स को परचेज करने से रेलेवेंट जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो डायरेक्ट परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं, वो परचेजेस में ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कैरेज इनका एक्सपेंस है, फ्रेट इन है, और अगर कोई लॉस हो गया वहीं पे आपने चार्ज कर देना है नॉर्मल लॉस को। और अगर आपने वो चीजें बाहर से इंपोर्ट की हैं तो फिर इसके अलावा भी बड़े सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप वहीं पे वो बिकॉज ऑफ परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स होते हैं, इसलिए जहां परचेजेस लिखते हैं उससे रेलेवेंट परचेज एक्सपेंसेस भी हम वहीं लिखते हैं। ऐसा करते आए हो। अब देखो हमने यहाँ पे भी यही काम कर, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूसर ने फिनिश गुड्स नहीं खरीदनी, उसने रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल करना है। तो भाई अब आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल परचेज करता है तो उससे उसके भी परचेज प्राइस के अलावा परचेजेस एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, उनका क्या करना है? आपने यहाँ परचेजेस एक्सपेंसेस परचेजेस में ऐड कर दोगे। इंपोर्ट किए तो इंपोर्ट से रेलेवेंट जितने फर्दर चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटी, ऑक्टोरी ड्यूटी, डॉक चार्जेस, इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस गिवन होंगे रिलेटेड विद द इंपोर्ट, इंपोर्ट मीन रिलेटेड विद द परचेज फ्रॉम फॉरेन मार्केट, तो उससे रेलेवेंट जितने एक्सपेंसेस हैं आपने परचेजेस में ऐड कर दिए। और अगर परचेजेस रिटर्न्स हुई वो नो वेरी वेल कि जनाब रॉ मटेरियल को परचेज किया उससे रेलेवेंट उसके रिटर्न्स हैं वो यहाँ से आप डिडक्ट कर दो। तो जनाब आपके पास रॉ मटेरियल यूज्ड आएगा। अब उसके बाद देखिए प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल के अलावा हमें सेकंड एलिमेंट कौन सा चाहिए? लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड है। अब अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेटे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के एक्सपेंसेस को नेचर की बेस पे दो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब उसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में डिवाइड किया। और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट के पूल में एक्यूमुलेट किया। हम इसकी प्रेजेंटेशन भी स्टेटमेंट में ऐसे ही करते हैं। अगर यहाँ मैंने रॉ मटेरियल यूज लिखा था इसका मतलब है कौन सा रॉ मटेरियल मैं फाइंड आउट कर रही हूँ? डायरेक्ट मटेरियल जो आपने यूज किया। हम हमेशा मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, उनको सम अप करके प्राइम कॉस्ट की हेडिंग देते हैं, उसके बाद उनमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं। पूल वाइज हम इनको एक्यूमुलेट करते हैं वैसे ही जिसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट में सिखाया। तो मैं क्या करूंगी यहाँ रॉ मटेरियल यूज मीन डायरेक्ट मटेरियल यूज की कॉस्ट निकाल रहे हैं। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो अंडरस्टूड बात है कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो एफओएच का पार्ट होते हैं, एफओएच को हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड निकाला है। अब मैंने इसमें क्या करना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, स्प्रेड गिवन होगी,
वो आपने डायरेक्ट मटेरियल में ऐड की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी आपने यहीं पे ऐड कर। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सम अप करोगे तो इसको हम क्या नाम देंगे? प्राइम कॉस्ट का। अब प्राइम कॉस्ट में आपने तमाम डायरेक्ट कंपोनेंट्स को एक्यूमुलेट कर लिया। अब आपने फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको हमने नाम दिया था FOH का, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने प्राइम कॉस्ट में ऐड कर। प्राइम कॉस्ट में मैं ऐड करूंगी यहाँ पे फैक्ट्री के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, उसने उसकी आपको लिस्ट दी हुई होगी। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब के सब एफओएच की कैटेगरी में आएंगे। वो जितने भी दिए होंगे इनर कॉलम में लिखकर ऐड करना है। लीजिए, प्राइम कॉस्ट का टोटल भी आ गया, आपके पास एफओएच का टोटल भी आ गया। बेटे जब हम प्राइम कॉस्ट में एफओएच कॉस्ट को ऐड करेंगे, वो फ्लो चार्ट जहन में रखिए, तो ये कौन सी वैल्यू मेरे पास आएगी? ये मेरे पास बेटा जी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमने यहाँ पे किस तरह सम अप किया, कैसे कैलकुलेट किया, कैसे प्रेजेंट किया? हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के डायरेक्ट कंपोनेंट्स को पहले लिखकर ऐड करके प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, फिर इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स लिखे और वो आपके पास टोटल बना एफओएच का। एफओएच को प्राइम कॉस्ट में ऐड किया, आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। उसके बाद देखिए, अगर मैं मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री की टाइप्स की बात करूं, मैन्युफैक्चरर 3 तरह की इन्वेंट्री को डील करता है। ये स्टेटमेंट अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुई, एक पॉइंट मुझे आपको बताना है, तो उससे रेलेवेंट वो चीज मैं यहाँ मेंशन करूँ। जो आपका ट्रेडर है, हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज की। आपका बेटे जो ट्रेडर है उसने रेडीमेड आइटम परचेज करके सेल करना है, उसकी इन्वेंट्री में सिर्फ एक ही चीज होगी, फिनिश्ड गुड्स। और जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसकी इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। आपका मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल खरीदता है और उस पर जब काम करना शुरू करता है तो रॉ मटेरियल का स्टेटस सेकंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम WIP, वर्क इन प्रोसेस का नाम देते हैं। और जब वो यूनिट्स 100% कंप्लीट हो जाते हैं, हम उन्हें फिनिश्ड गुड्स का नाम देते हैं। अब आप जब ट्रेडर के फाइनल अकाउंट्स बनाते चले आए हो, फाइनल अकाउंट्स जब इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाइए, आप ट्रायल बैलेंस से हम ये बनाते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है। आप सिंपल क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक सीजीएस में लेके गए, क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इन्फॉर्मेशन से उठाया, सीजीएस में माइनस किया और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में। सेम यही इफेक्ट्स बेटे मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री के हमने इफेक्ट्स देने। बैलेंस शीट में तीनों के क्लोजिंग बैलेंसेस जाएंगे, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस, WIP का क्लोजिंग बैलेंस, फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस हम लिखते हैं। बैलेंस शीट में तो लिखना ही है, जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का अब नाम देते हैं, वहां हमने इनको करंट एसेट्स में लिखना है। इसका दूसरा इफेक्ट हम कहाँ देंगे? तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बनाते, बल्कि आपके सामने है, हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट भी बनाते। तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रॉ मटेरियल और WIP की इन्वेंट्रीज को आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में अकाउंट फॉर कर, और जो फिनिश गुड्स हैं इनकी इन्वेंट्रीज को आपने डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में ले जाना। यहाँ पे देखिए, फिर से मैं लिख देती हूँ, फाइनल अकाउंट्स हमने कौन कौन से बनाने एक मैन्युफैक्चरर के। उसके फाइनल अकाउंट में एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट जिसका फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिखा, एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनती है, उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और थर्ड में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये चीज जहन में रखिएगा। आपके ट्रेडर की जो इन्वेंट्री है वो डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में चली जाती है, उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट नहीं बनाते। मैन्युफैक्चरर की आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट भी बनानी है, इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट में तो तीनों इन्वेंट्रीज जाती हैं, एज क्लोजिंग, एज स्टॉक, एज करंट एसेट। लेकिन
जो रॉ मटेरियल है और WIP है, इसको डील करना होता है फैक्ट्री में। ये स्टॉक है फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है आपका, ये उनसे रिलेटेड गुड्स हैं, इसलिए उन्हीं की स्टेटमेंट में लिखी जाती है। और जो फिनिश्ड गुड्स है ये उन्होंने कंप्लीट करके हेड ऑफिस को दे दिए, लीजिए बेच दीजिए। फिनिश्ड गुड्स को अकाउंट फॉर करना है हेड ऑफिस का काम, और हेड ऑफिस ने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना दी। फैक्ट्री के एरिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। अब देखिए जनाब, यहाँ कंफर्म हो गया कि हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में रॉ मटेरियल को भी लिखना है और WIP की इन्वेंट्री को भी टैकल करना है। कैसे, ये जरा देखिए, मैं दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो देखो, जहां पे मैंने रॉ मटेरियल यूज्ड की वैल्यू फाइंड आउट की है, वहां पे रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट किया। अब बात आ गई WIP इनकम्प्लीट यूनिट्स की। उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एडजस्ट करना है। और स्टॉक लेवल को जब भी एडजस्ट किया जाता है, यही एडजस्ट करते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है बेटे वो ऐड कर दिया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस को हम माइनस कर देते हैं। सो मैंने क्या काम करना है जनाब, यहाँ पे जब मेरे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ चुकी हुई है, यहाँ पे मैंने ऐड करना है ओपनिंग WIP इन्वेंट्री को, उसकी वैल्यू भी स्ट्रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और लेस करना है क्लोजिंग WIP, उसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। WIP की वैल्यूज को जब हम एडजस्ट कर लेते हैं तो ये मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास आई है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितनी गुड्स आपने प्रोड्यूस कर ली हुई है, जितनी आपने कंप्लीट कर ली हुई है, 100% जो गुड्स कंप्लीट किए हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसकी कॉस्ट आ चुकी है। इस कॉस्ट को हम लेके जाते हैं जनाब, इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते हैं और CGS में ऐड कर देते हैं। इस कॉस्ट को हम क्या किया करते हैं जनाब, ये कॉस्ट आपकी ट्रांसफर होगी नेक्स्ट फाइनल अकाउंट में, ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, बट वेयर दैट शुड बी द पार्ट ऑफ CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कैसे लिखें भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट क्या होता है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस आप ट्रेडर की CGS के को क्या लिखते आए हो, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, ऐसे ही फाइंड आउट करते आए हो। मैन्युफैक्चरर ने क्या करना है, इसने फिनिश्ड गुड्स तो खरीदनी ही नहीं है, वहां पे आप इसकी CGS को कैसे फाइंड आउट करोगे, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस परचेसेस की बजाय कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो गुड्स आपने प्रोड्यूस की हैं उनकी कॉस्ट लिखोगे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू को माइनस करोगे, आपके पास मैन्युफैक्चरर का CGS आ जाएगा। बाकी सारी स्टेटमेंट वैसे ही है जिस तरह ट्रेडर की बना, उसमें कोई चेंज नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक नया पॉइंट जो मुझे ऐड करना है वो क्या है, जहां आपने मैनेजमेंट के स्टाइल्स पढ़े हुए होंगे, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाइल होता है और डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाइल। बेटे पहले सेंट्रलाइजेशन होती थी, सेंट्रलाइजेशन में पावर्स एंड अथॉरिटीज को ट्रांसफर नहीं किया जाता था, डेलीगेट नहीं करते थे, हेड ऑफिस ही छोटे छोटे सारे डिसीजन लिया करता था, और कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी यूनिट इंडिपेंडेंट नहीं था, हम फ्री हैंड नहीं थे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं रहा, वो सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपने पढ़े हुए होंगे। अब डिसेंट्रलाइजेशन, हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को इंडिपेंडेंट कर दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट करने से हुआ क्या, हमने डिपार्टमेंट्स को टारगेट्स दे दिए और उनको रिसोर्सेज दे दिए। हमने कहा कि जनाब आप इन रिसोर्सेज को यूज करते हुए, ये टारगेट्स हैं, यू हैव टू अचीव दोस टारगेट्स, और ईयर एंड पे हम आपसे पूछ लेंगे कि भाई साहब बताइए क्या किया। ईयर एंड पे उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे, अच्छा परफॉर्म किया हुआ तो रिवॉर्ड देंगे, बुरा परफॉर्म किया होगा तो कंट्रोल एक्शंस ले लिए जाते हैं। जब ऐसा हुआ तो जनाब हर डिपार्टमेंट ने अपने ही परफॉर्मेंस के बारे में पहले सोचना शुरू कर दिया, ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस का दूसरे डिपार्टमेंट पे क्या असर हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, उसे इग्नोर करना शुरू किया। अब जनाब जब डिसेंट्रलाइजेशन आई तो फैक्ट्री ने कहा आपने हमसे हमारे ईयर एंड पे परफॉर्मेंस के बारे में पूछना है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमने अपनी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को ओवरऑल इंप्रूव करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, हमारे पास दो ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन क्या हो गए, ये जो चीजें बनाई है चाहे तो हम अपने हेड ऑफिस को बेचते हैं, चाहे तो हम एक्सटर्नल मार्केट में बेचते हैं। भाई एक्सटर्नल मार्केट में बेचेंगे तो हम डेफिनेटली जितनी कॉस्ट आई होगी उससे ज्यादा प्राइस में बेचेंगे, प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो
और हेड ऑफिस की जब जब बात आ जाती है, भी सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बेचना है, हेड ऑफिस को बेचना है फैक्ट्री में ये चीजें, तो अब फैक्ट्री को भी ये चीजें कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर नहीं की जाती, प्रॉफिट मार्जिन पे ट्रांसफर की जाती हैं। फैक्ट्री अपना प्रॉफिट जो है वो उसमें ऐड करके जो वैल्यू आती है उस वैल्यू पे चीजें जो हैं वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर की जाती है। तो सम टाइम क्वेश्चन में वो क्या करेगा, आपको फैक्ट्री का प्रॉफिट भी देगा कि जनाब फैक्ट्री हेड ऑफिस से कितना प्रॉफिट चार्ज करिए, किस प्राइस पे ये चीजें जो है वो सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो रही है। तो उसका क्या करना है, सिंपल, आपने जितनी गुड्स प्रोड्यूस कर ली हुई हैं, कंप्लीट कर ली है, उनकी कॉस्ट की बजाय आपने उनकी सेल प्राइस निकाल लेनी है। और वो कैसे फाइंड आउट करोगे, ऐड कर दोगे जो क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री प्रॉफिट गिवन होगा मार्कअप या मार्जिन के थ्रू, वो आपने फैक्ट्री प्रॉफिट कैलकुलेट करके कॉस्ट में ऐड करना है। तो ये बेटे आपके पास ट्रांसफर वैल्यू आ जाएगी, इसे ट्रांसफर वैल्यू भी कहते हैं या इनवॉइस वैल्यू, जिस वैल्यू पे हेड फैक्ट्री ने अपनी चीजें हेड ऑफिस को देनी है, ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो फिर ये वैल्यू आप निकाल लोगे, और अगर फैक्ट्री का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो सीजीएस में कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जाएगी। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो सीजीएस में कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस को ट्रांसफर करने की बजाय आप उनकी इनवॉइस वैल्यू जो है वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करोगे। लीजिए बेटे, ये आपके सामने फॉर्मेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट हो गया। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं जूम आउट करती हूँ, आप इसकी पिक्चर ले लीजिए, अपने सामने रखिएगा इस फॉर्मेट को, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बुक्स निकालिएगा। बुक्स में पहले एक छोटी सी स्ट्रेट सी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलिए, अब उसने सही रिस्पॉन्स दिया, ये लीजिए, ये आज के डिस्कशन और मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट से रेलेवेंट पॉइंट समरी उसकी, इसकी पिक्चर ले लीजिएगा और आप अपनी बुक्स में आइएगा, पेज नंबर 333। पहले एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट। बुक्स आपके सामने होनी चाहिए बेटे, पेज नंबर 333, एग्जांपल नंबर 7 विद द टाइटल ऑफ ए बी। हाँ जी, मुझे कंफर्म कीजिएगा बाय रेजिंग योर हैंड्स कि बेटे डू यू हैव बुक्स। Just one student have this? Okay. Okay, beta. Then come to page number 333, example number 7 with the title of AB। और इसकी पिक्चर भी ले लीजिएगा स्लाइड की, इसको अपने सामने रखिएगा। बहुत शुक्रिया बेटे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और चीज, इसमें भी वही एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं जो कि आपने फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडर में पढ़ी है, एक्रूअल्स की, बैड डेट्स की, प्रीपेमेंट्स की, ये वो सारी एडजस्टमेंट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पॉसिबल है वो यहाँ पे दी गई। तो इनका इफेक्ट क्या, उनकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ये तो हमारी फिंगर टिप्स पे बातें, वही ट्रीटमेंट वही इफेक्ट जो आप पहले लेते आए कि भाई अगर वो आपके पास एक रूट हुए तो क्या करेंगे, वो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है वो ऐड कर दोगे, और बैलेंस शीट में अगर वो एक्सपेंसिव के हुए तो करंट लाइबिलिटी में जाएंगे, प्री पेमेंट्स हुई तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और एसेट्स के एडवांस उसके एडवांसेस अगर एक्सपेंसेस के हुए तो करंट एसेट में जाएंगे। बाकी सारी चीजें कॉमन है, वही चीजें, जो डिफरेंस है वो आपके सामने। चले, मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जनाब, नेक्स्ट पेज पे कहता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट सिर्फ बनानी है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 और इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे, दोनों चीजें बनाएंगे। तो चलिए जनाब, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या उसने इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, सेल्स दिया हुआ 1000 उसने कॉमन लिए हुए, हम भी कॉमन ले लेंगे। 3200 की सेल्स हैं। सेल्स को कहाँ लेके जाओगे, इनकम स्टेटमेंट में लेके जाओगे। सेल्स रेवेन्यू आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनता। रॉ मटेरियल परचेज किया है तो जनाब ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में कहाँ आएगा, जब आपने रॉ मटेरियल यूज्ड फाइंड आउट करना है। परचेजेस रिटर्न्स हैं तो भाई परचेजेस रिटर्न्स को परचेजेस में से हम माइनस कर देंगे। कैरेज इनवर्ड परचेजेस से रेलेवेंट एक्सपेंस है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल हम जहां लिखेंगे वहीं पे कैरेज इनवर्ड ऐड कर देंगे। देखिए उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दी, जब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड यूज्ड आ जाएगा हम उसमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब प्राइम कॉस्ट में मुझे फैक्ट्री से रेलेवेंट बाकी तमाम एक्सपेंसेस एफओएच की हेडिंग के अंडर लिखने हैं। वो बाकी तमाम एक्सपेंसेस क्या हैं,
बाकी एक्सपेंसेस में बेटे उसने रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस वगैरह की बात की है, तो बेटे ये तो उसने बताया ही नहीं है कि ये रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस फैक्ट्री का खर्चा है या हेड ऑफिस का एक्सपेंस है। क्यों? जो फैक्ट्री का खर्चा होगा वो एफओएच में आएगा, और जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं बेटे वो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, वो हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेकर नहीं आते। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में या मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में सिर्फ फैक्ट्री से रेलेवेंट एक्सपेंसेस आते हैं। तो अगर ऐसे कॉमन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, तो लास्ट में बात है कि वो आपको एडजस्टमेंट्स में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताएगा कि इसमें से कितना एक्सपेंस फैक्ट्री से रेलेवेंट है और कितना हेड ऑफिस से रेलेवेंट है। तो आपने क्या करना, जो फैक्ट्री से रेलेवेंट है वो एफओएच में डाल दीजिएगा, और जो आपके रेलेवेंट है हेड ऑफिस से या बाकी डिपार्टमेंट से रेलेवेंट है वो इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे ले जाइएगा। बहुत ईजी है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिसके साथ उसने क्लियरली फैक्ट्री का वर्ड यूज किया होगा, जहां क्लियरली फैक्ट्री का वर्ड यूज कर दिया, अंडरस्टूड बात है कि ये एफओएच है और इसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो सैलरीज हैं, और ये किसकी हैं? फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ एफओएच। अगर वो लिखता ऑफिस के सुपरवाइजर की सैलरी है, तो फिर मैंने इसे इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखना था। अब देखो जैसे आ गया फॉर एनी पॉइंट उसने दे दिया ऑफिस की सैलरीज इनकम स्टेटमेंट में, फैक्ट्री की सैलरीज एफओएच के अकाउंट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री की वेजेस एफओएच, ऑफिस की वेजेस होती इनकम स्टेटमेंट में। क्लीनिंग, क्लीनिंग तो ऑफिस की भी होती है, हेड ऑफिस की भी होती है और फैक्ट्री की भी होती है। फैक्ट्री की क्लीनिंग एफओएच में, ऑफिस की क्लीनिंग इनकम स्टेटमेंट में। स्टॉक की बात करते हैं, देखो उसने आपको 1 अप्रैल 2006 के स्टॉक्स के बैलेंस दिए में रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिखेंगे? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में आएंगे, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में सीजीएस में जाएगा। फैक्ट्री की मशीनरी कॉस्ट है, मशीनरी नॉन करंट एसेट है, जब यूज करेंगे डेप्रिशिएट होगा। अब डेप्रिसिएशन कहाँ लेके जाएं, क्योंकि ये फैक्ट्री का एसेट है, तो उस फैक्ट्री से रेलेवेंट जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एफओएच में। तो जना फैक्ट्री की मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, वो उसको तो कोई मेथड हमें बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम मशीन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसे एफओएच में लिख देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में चलिए तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, रेंट प्रीपेड है, इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड्स को माइनस कर देंगे और जो एक्रूअल्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए तो रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है। तो बेटे रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक जब रॉ मटेरियल यूज फाइंड आउट करना है वहां से माइनस, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करनी है वहां से माइनस। अब वो आगे फर्दर बताता है आपको कि जनाब डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड एट 25% पर एनम ऑन प्रोड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो भाई बुक वैल्यू निकाल के उस पर 25% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और मशीन की डेप्रिसिएशन अंडरस्टूड बात है कि मशीन फैक्ट्री में होती है, उसमें फैक्ट्री का वर्ड ना भी यूज किया होता, मशीन फैक्ट्री में होती है, उसकी डेप्रिसिएशन एफओएच में ही जानी थी। अब देखिए जो मैं आपसे बात कर रही थी कि जो कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होंगे वो उनकी डिविजन आपको बताएगा। तो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस, उसने डिवीजन बता दी कि उनको अपोर्शन कीजिए, डिवाइड कीजिए, किस तरह? ऑन द बेसिस ऑफ 80% टू फैक्ट्री एंड 20% टू ऑफिस। ये एक्सपेंसेस जो हैं 80% फैक्ट्री को चार्ज करने, और फैक्ट्री को जब हमने चार्ज करने वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में आएंगे, और कहाँ आएंगे? एफओएच के अंदर आएंगे। और 20% ऑफिस को चार्ज करने, जो ऑफिस को चार्ज करने एक्सपेंसेस वो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जीपी में से माइनस होंगे। अब इन एक्सपेंसेस की डिवीजन भी दी हुई है, एक्रूवल्स ऑफ प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट्स भी दी। हमेशा बेटे याद रखिएगा पहले हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, बाद में उनकी डिवीजन करते हैं। और वो कहता है कि फिनिश्ड गुड्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 1/3। फैक्ट्री जो है वो प्रॉफिट पे ये चीजें जो हैं वो अपने हेड ऑफिस को ट्रांसफर करती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में वो चीजें जाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? आपकी इनकम स्टेटमेंट का जीपी तक का जो पोर्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें वो कहता है आपने जो वैल्यू फिनिश गुड्स की ट्रांसफर करनी है वो कॉस्ट प्लस 1/3। इसका मतलब 1/3 क्या है? प्रॉफिट। तो हम वो क्या करेंगे, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगी उसमें हम फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर आपके पास इनवॉइस वैल्यू या ट्रांसफर वैल्यू या सेल प्राइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आएगी, जो कि आपने वहां पे इनकम स्टेटमेंट में सीजीएस में लिखोगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डिविजन कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी साथ ही बनाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट भी साथ ही बनाते हैं, एक ही साथ दोनों को करते हैं। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट और यहाँ इनकम स्टेटमेंट। सेल्स की उसने बात की है, सेल्स को हम इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। लीजिए 3200, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए मुझे चाहिए ओपनिंग रॉ मटेरियल। उसकी जब वैल्यू मुझे दिखेगी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। इसमें ऐड करना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज रिटर्न्स को माइनस कर दें। रॉ मटेरियल परचेज की वैल्यू है बेटे हमारे पास 450 और रिटर्न्स की वैल्यू है 15। कैरेज इनवर्ड परचेजेस में ऐड हो जाएगा और कैरेज इनवर्ड है हमारे पास 10। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 400। डायरेक्ट ओवरहेड्स ये हैं जनाब 60। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक टूल जिसका नाम है प्राइम कॉस्ट। उसमें हमने ऐड करने हैं एफओएच। अब एफओएच में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, मैम यहाँ क्लोजिंग जो रॉ मटेरियल है वो मिस हो गया आई थिंक। वो मैं अभी आई नहीं, अभी लिख देती हूँ। हाँ जी वो मिस हो गया, अभी लिख देते हैं। चलो यहाँ स्पेस क्रिएट करते हैं, कैरेजन को डायरेक्ट लेबर को नीचे लेकर आते हैं। प्लस कैरेज, थैंक यू बेटा, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये हमारे पास है जनाब कैरेज इनवर्ड था 10। अब जब हमारे पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल की वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट के इस फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। सेल्स में से लेस करना है हमें सीजीएस, जो कि कैसे आएगा, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस यहाँ पे मुझे ऐड करनी है ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनाने के बाद ये वैल्यू है। और इसमें से माइनस करना है क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो जनाब सीजीएस आएगा और सीजीएस को हम सेल्स में से माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस, तो जनाब हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। अब मैंने यहाँ तक इसके फॉर्मेट को लिखा सो दैट मुझे स्किप नहीं हो जाए। देखो एफओएच में फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में भी मुझे रेंट लिखना है, ऑफिस के एक्सपेंसेस में भी रेंट लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी लिखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी एफओएच का पार्ट भी होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए उसके बाद इंश्योरेंस भी दोनों जगहों पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे भी इंश्योरेंस, यहाँ भी इंश्योरेंस को लिखेंगे और यहाँ पे भी इंश्योरेंस का एक्सपेंस हम लिख चुके। अच्छा अब देखिए जनाब इनकी वैल्यूज को लिखते हैं। कैलकुलेटर पकड़िएगा,
जनाब रेंट की अगर बात करें तो वो रेंट हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि आपके पास रेंट की जो वैल्यू है 60 के बाद रेंट की वैल्यू गिवन है 40। अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है कि जनाब रेंट में जो एडजस्टमेंट दी हुई है पहले उसका इफेक्ट लेंगे, और वो एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, कहते हैं रेंट 5 का प्री पेड है। तो बेटे मैं क्या करूंगी, पहले 40 में से 5 का प्री पेड माइनस करूंगी, तो जो एक्सपेंस फॉर द ईयर मेरे पास आता है रेंट का वो 35 आता है। अब मैंने इसकी डिवीजन कर दी, और वो डिवीजन किस तरह करनी है वो एडजस्टमेंट में बताता है। 80% फैक्ट्री को चार्ज कर दीजिए, तो लीजिए हम इसका 80% फैक्ट्री को चार्ज कर देते हैं। तो 35 का 80% मैंने फैक्ट्री को चार्ज किया, रेंट वो बनता है 28, और जो रिमेनिंग 20% है 7 बनता है, वो हमने जनाब चार्ज कर देना है ऑफिस को। इसी तरह मैं इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्व करूंगी। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस गिवन है क्वेश्चन में बेटे 30, उससे रेलिवेंट एक्रूड गिवन है। एक्रूड को पहले मैं ऐड करूंगी, 30 में 15 ऐड किया, एक्सपेंस फॉर द ईयर मेरे पास आया 45। अब मैंने इसकी डिवीजन करनी है, 80% चार्ज कर देना है फैक्ट्री को, वो बनता है जनाब मेरे पास 36, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 20% वो हमने चार्ज कर देनी है ऑफिस को। इंश्योरेंस से रेलेवेंट देखो, इंश्योरेंस मेरे पास कितने की है 55, और उस पर एडजस्टमेंट क्या है कि जनाब वो प्री पेड है, मैं माइनस कर दूंगी 10। अब 45 का 80% यहाँ, और रिमेनिंग जो 20% है 9, वो हमने हेड ऑफिस को चार्ज कर दिया। आफ्टर देन फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री से रेलेवेंट ये टोटल एक्सपेंस है यहाँ। सुपरवाइजर कॉस्ट, सुपरवाइजर कॉस्ट के बाद ऑफिस सैलरीज हैं 70, वो ऑफिस के एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 30 एफओएच का पार्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस फैक्ट्री क्लीनिंग है बेटे आपके पास 50, और ऑफिस क्लीनिंग भी है आपके पास 50। क्लीनिंग चार्जेस और क्लीनिंग चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस के बाद स्टॉक्स दिए हैं जनाब। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 110, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक में स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद लिखूंगी। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक सीजीएस में 80, फैक्ट्री मशीनरी कॉस्ट, इसका मतलब है मशीन की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फैक्ट्री को चार्ज करनी है, और फैक्ट्री को बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हमने चार्ज करने हैं वो एफओएच के अंडर आएंगे। डेप्रिसिएशन, उसने कहा जनाब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से फाइंड आउट करें, तो चलिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। 640 माइनस 280, और कितने परसेंट चार्ज करना है जनाब, हमें हमें चार्ज करना है 25%। तो चलिए इसका 25% हम चार्ज करते हैं, वो हमारे पास आता है 90। नेक्स्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने एक्रूअल्स ऑफ प्रीपेमेंट्स को एडजस्ट कर दिया। अब क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस कितने जनाब, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 140, ये देखिए ये यहाँ मेंशन कर दिया। वर्क इन प्रोसेस का एंड में लिखेंगे, और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक जो है 170, वो देखिए हमने सीजीएस में। बाकी सारी इंफॉर्मेशन हम अकाउंट फॉर कर चुके। अब जनाब क्या करना है, मैंने यहाँ एफओएच का टोटल करना है और टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। वो मेरे पास बनती है जनाब 28 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 65 प्लस 13 50 एंड 90। ये मेरे पास बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल हैं 318। रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। रॉ मटेरियल को ओपनिंग स्टॉक 110, परचेज किया 458 किया, परचेज रिटर्न 18 माइनस की, और कैरेज इनवर्ड 10 का ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया 140। ये मेरे पास जनाब रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू आ रही है 412। डायरेक्ट मटेरियल 412 में 400 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60 के ऐड किए, तो जनाब मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ रही है 872। प्राइम कॉस्ट में एफओएच का एक्सपेंस
318 आपने ऐड किया तो लीजिए जनाब यहाँ पे मेरे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आती है वो है 1190। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मैंने क्या करना है, ऐड करना है ओपनिंग WIP और माइनस करना है क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP का बैलेंस उसने दिया हुआ है जनाब 55 और क्लोजिंग आपको गिवन है क्वेश्चन में 75। तो जनाब 1170 ये मेरे पास क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। चलो प्रोड्यूस्ड में यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आपके पास 1170। अगर फैक्ट्री प्रॉफिट गिवन नहीं होता, मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट को यही क्लोज करना था और ये वैल्यू डायरेक्टली सीजीएस में ट्रांसफर करना थी, लेकिन जनाब फैक्ट्री प्रॉफिट का जिक्र है तो यहाँ पे हम ऐड करें। फैक्ट्री प्रॉफिट कहते हैं कॉस्ट का 1/3, तो जनाब हम कॉस्ट का 1/3 लेते हैं 1170 का 3 पे डिवाइड किया तो जनाब फैक्ट्री प्रॉफिट हमारे पास आता है 390। 1170 में ऐड किया तो मालूम हुआ हम हेड ऑफिस को 1560 की वैल्यू पे गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। वैल्यू मीन ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये हमारे पास आई 1560। इसे हमने जनाब इनकम स्टेटमेंट में यहाँ ट्रांसफर कर देना। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट 1560 लीजिए सीजीएस आया, ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस किया, सीजीएस मेरे पास 1470, सेल्स में से माइनस किया तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 1730। अब जनाब तमाम एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, 7 + 18 + 120 ये ऐड किया, एक्सपेंसेस हमारे पास 145। लीजिए नेट प्रॉफिट आ गया 1875। जी बेटे एनी क्वेश्चन? क्लियर है? आज आपको असाइनमेंट में मेरा ख्याल है क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपने बेटे आपकी बुक्स में पेज नंबर 327 पे एक एग्जांपल गिवन है, आपने उसमें भी इनकम स्टेटमेंट और मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बना। आपके बुक्स में पेज नंबर 327 पे एक एग्जांपल गिवन है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसी तरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, इसे कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपके बुक्स में पेज नंबर 327 पे। बाकी बबलू और 2 एग्जांपल्स हैं वो डिटेल्ड हैं, वो अब मैं आपको क्लास में सॉल्व करवा दूंगी। अगर आपका टेस्ट नहीं है तो क्या आपकी क्लास में सिया कौन है, प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिएगा। आपकी क्लास में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अब्दुल रहमान बेटे, आपको क्लास में सर एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं, असाइनमेंट में दे दी जाती है? सिस्टम नाराज हो गए हैं। हाँ जी मैम असाइनमेंट में दे दी जाती है। असाइनमेंट में दे दी जाती है, तो फिर बेटे ऐसा है कि मैम हम क्लास का टाइम सेव करते हैं। जितने भी एमसीक्यूज हैं मेरा ख्याल है 24.5 एमसीक्यूज विद दिस एग्जांपल आप कोशिश कीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स होंगे मैं कल बिफोर क्लास आपसे डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल की तरफ चलेंगे। ऐसा ठीक सही है? है मैम, सही है। ओके बेटा, until that time अल्लाह हाफिज।